विद्यार्थियों सभी को नमस्ते। आशा है आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और हम यही कहना चाहेंगे आप अच्छी पढ़ाई करें, अच्छा लाभ उठाएं कक्षाओं का और बुक्स की व्यवस्था रखें और पढ़ाई करते रहें। आज हम आपके भौतिक भूगोल पर चर्चा करेंगे। भौतिक भूगोल में हम बहते हुए जल, नदी के कार्य और उनसे उत्पन्न स्थलाकृतियों पर चर्चा करना चाहेंगे आपके साथ। तो देखिए, वर्षा का जल धरातल पर किसी न किसी रूप से बहने लगता है और उस वाही जल कहते हैं, बहता हुआ जल कहते हैं। जब वाही जल एक निश्चित रूप में ऊंचाई से निचले क्षेत्रों में गुरुत्वाकर्षण के कारण प्रवाहित होता है तो उसे नदी या सरिता कहा जाता है। प्रत्येक नदी का ढाल भिन्न भिन्न हुआ करता है। नदियाँ भूतल पर समतल स्थापन का कार्य करती रहती है, जिसे त्रिकल कार्य या त्रिपथ कार्य कहा जाता है। ये कार्य होते हैं अपर्दन, परिवहन और निक्षेप। इनमें तीनों कार्य एक साथ होते हैं। इनके बारे में हम लोग चर्चा करना चाह रहे हैं। तो अपर्दन पर यदि चर्चा करें तो देखिए, अपर्दन बहुत बड़ा कार्य है नदी का। अपर्दन करती है नदी और उससे कुछ स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। अपर्दन करने के कारण नदी में बहार होना, बोझ के अभाव में अपर्दन कम होता है। बोझ कम होगा, बहार कम होगा तो अपर्दन कम होगा। अधिकतम बहार या बोझ होने पर भी अपर्दन कम होता है। और इन दोनों के बीच की स्थिति में जब नदी प्रवाहित होती है तो बहार के कारण अपर्दन होता है। अपर्दन के कार्य जो किए जाते हैं नदी के द्वारा, उनमें महत्वपूर्ण कार्य जो है वह वी-आकार की घाटी, गोर्ज का निर्माण, कैनियन का निर्माण, नदी विसर्प, लंबाकार सरितापहरण, जलप्रपात, नदी विसर्प, जलगर्तिका, क्वेष्टा और सोपान। वी-आकार घाटियाँ महत्वपूर्ण घाटियाँ होती है। सामान्य रूप से बहुत गहरी तथा सक्रिय घाटी को जो है गोर्ज कहा जाता है, लेकिन उससे भी सक्रिय और गहराई जब नदी लेती है तो वी-आकार घाटी बनाती है। नदी अपनी तट पर गहरा करती है, जब बहती है तो वो गहराई में बढ़ती चली जाती है और तट अपने तल को काटती जाती है और वो बहुत गहरा हो जाने पर वी-आकार का शेप ले लेता है, वी-आकार की आकृति बन जाती है, उसे वी-आकार घाटी कहा जाता है। सामान्य रूप से बहुत गहरी और सक्रिय घाटी जब बनती है तो उसे गोर्ज कहा जाता है। गोर्ज के विस्तृत रूप को कैनियन कहा जाता है, जो बहुत बड़ा एक इनका आकार होता है। इसके अलावा जलप्रपात और छिप्रिका, किसी स्थान पर जब नदी बहती है तो बहुत कठोर और कमज़ोर चट्टानें आ जाती है तो वहाँ जलप्रपातों का निर्माण होता है, छिप्रिकाओं का निर्माण होता है। ऐसे क्षेत्रों की बात करेंगे। देखिए, जलप्रपात हम आपको दिखाते हैं। ये जलप्रपात आप देख सकते हैं। इस रूप में जलप्रपात नदी बनाती है। बड़ी बड़ी नदियों पर बड़े बड़े जलप्रपात पाए जाते हैं। विश्व में बहुत से जलप्रपात हैं ऐसे जो इस तरीके के पाए जाते हैं। इसी के अलावा प्रपातों की उत्पत्ति के कारण भी अलग अलग होते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में जलप्रपात अलग अलग कारणों से उत्पन्न होते रहते हैं। ये अलग चीज़ है, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि जलप्रपात एक महत्वपूर्ण कारक है नदी का। कैनियन, गोर्ज का विशाल आकार कैनियन होता है जो हमने आपको बताया था। एक होता है नदी विसर्प। ये नदी विसर्प आप देख सकते हैं इस डायग्राम में। नदी जब बहती है तो चट्टानों के कारण वो उसका आकार विभिन्न प्रकार के होते चले जाते हैं। विभिन्न प्रकार के आकार बनाती हुई और नदी बहती रहती है, इसलिए उन्हें अलग अलग आकारों में सर्पाकार आकार होता है इनका। नदी का जब देखोगे तो आपको ऐसा सर्पाकार आकार लगेगा। कहाँ घूम जाएगी, कब घूम जाएगी, कितनी लंबी चलेगी, कितनी मुड़ेगी, ये उस वहाँ की चट्टानों पर निर्भर करता है। एक होता है लंबाकार। किसी पहाड़ी क्षेत्रों में या कठोर चट्टानों के क्षेत्रों में जहाँ एक जैसी चट्टान लगातार चलती है, उन क्षेत्रों में लंबाकार अपर्दन का कार्य करती है। सरितापहरण,
सरितापर्ण एक नदी बहती रहती है और उसके पास से दूसरी नदी निकलती है, तो वह नदी उस नदी को मिला लेती है। अपरदन करते करते लंबे समय के बाद उन दोनों के तट कटते हुए पूरी तरह से अपरदित होके और वो एक साथ मिल जाती है और वो एक नदी दूसरी नदी को अपने साथ मिला लेती है, वो नदी अपर्णी। जलगर्तिका किन्हीं कठोर चट्टानों के बीच में कमज़ोर चट्टानें मिल जाती है, तो वहाँ जलगर्तिका का निर्माण होता है। क्वेस्टा और सोपान चट्टानों की स्थिति के आधार पर क्वेस्टा और सोपानों की आकृतियाँ बनती हैं और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग चट्टानें पाई जाती है, तो निश्चित रूप से सत्य है। तो ऐसे क्षेत्रों में यह आकृतियाँ बनती है। इसके बाद संप्राय मैदान, नदियाँ काटते काटते किसी विशेष क्षेत्र में वही चट्टानें महत्वपूर्ण होती हैं इनके लिए, और बहुत विशाल क्षेत्र में जब ये बहती है तो कहीं चट्टानें एक जैसी मिल जाती है और वहाँ संप्राय मैदान बनाती है। नदी वेदिका, कहीं कहीं कठोर चट्टानों के बीच में कमजोर चट्टानें आती है तो वहाँ नदी वेदिका बनाती है। इसके अलावा निक्षेपात्मक कार्य, यदि नदी के अपरदनात्मक कार्य विनाशात्मक होते हैं तो निक्षेपात्मक कार्य रचनात्मक होते हैं। नदी अपरदन करके चट्टान मलबे को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा देती है। अपरदन काटना है, अपने स्थान पर चट्टानों का टूटना फूटना होता है, और नदी उसको उस स्थान से बहाकर अन्यत्र ले जाती है, वह उसका परिवहन होता है। और उसके बाद उसकी अंतिम अवस्था आती है, उस परिवहन किए हुए मलबे चट्टान चूर्ण या सामग्री को नदी कहीं पर जाकर जमा कर देती है। अब निक्षेप के कुछ कारण होते हैं, निक्षेप क्यों करती है, जमा क्यों करती है। तो देखिए, नदी के वेग में कमी होना, जब नदी के वेग में कमी आ जाएगी तो मलबा उससे बह नहीं पाएगा और वो एक वहीं जमा होता चला जाता है। एक है नदी में विस्तार, नदी का विस्तार होना। नदी का विस्तार भी एक कारण है। जब नदी का बहुत ज़्यादा विस्तार फैला हो जाएगा तो वो अपने साथ वजन को बहा कर ले जाने में सक्षम नहीं रहती, तो फिर वह मलबा उसी स्थान पर जमा होता रहता है। नदी के मार्ग में अवरोध उत्पन्न होना, जब नदी बहती है तो अपने रास्ते में चलते हुए बीच में कोई अवरोध उत्पन्न हो जाता है, अवरोध आ जाता है, या तो कोई कठोर चट्टान आ गई, या हिमस्खलन हो गया, या कोई और स्थिति बन सकती है, प्राकृतिक अवस्था बन सकती है, वनस्पति का सघन एरिया आ सकता है। ऐसे कारणों से वो नदी का मार्ग अवरुद्ध होता है, उसका वेग प्रवाह में उसके वेग में कमी आती है, तो उस वजह से फिर वो मलबे को वहाँ जमा करने लग जाती है, और वो अवरोध जो होता है वो मलबे को रोक लेता है, तो वो वहीं जमा हो जाता है, वो निक्षेपित हो जाता है। नदी तल के आयतन में कमी, नदी जल का जब आयतन घटेगा, उसमें आयतन में कमी आएगी, तो निश्चित रूप से वो मलबे को बहाने में सक्षम नहीं रह पाएगी, इसलिए भी निक्षेप होता है। नदी के बोझ में कमी, नदी जब धीरे धीरे बहती हुई चलती है तो उसका बोझ कम हो जाता है, तो उसकी वजह से भी फिर मलबा वहाँ जमा हो जाता है। एक है वनस्पति आवरण में कमी, वनस्पति आवरण जब नहीं रहेगा किसी स्थान पर, बिल्कुल सामान्य सी स्थिति बन जाएगी, तो वहाँ भी निक्षेप करती है। मलबा का भार यदि ज़्यादा हो जाएगा तो भी वो मलबे को बाहर नहीं पाएगी और वह उसको वहाँ निक्षेपित कर देगी। एक है जब हिमानी बर्फ की नदियाँ होती है, हिम के साथ हिम बहने वाली नदियाँ, जिसमें हिम बहते हैं, बड़े बड़े बर्फ़ के टुकड़े बहते हैं, तो वो हिमानी जब चलती रहती है बहुत लंबे टाइम तक, वहाँ की जलवायु, वातावरण और वहाँ की चट्टानों की स्थिति के अनुसार वो बहती रहती है। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब तापमान में परिवर्तन होता है और चट्टानों में परिवर्तन होता है, भौगोलिक धरातल में परिवर्तन होता है,
वहाँ बर्फ़ पिघल जाती है, हिमानी टुकड़े हो जाते हैं और फिर वो मलबे को बहा नहीं पाती, तो वो वहाँ जम जाता है, निक्षेपित हो जाता है। निक्षेप से उत्पन्न स्थलाकृतियों पर यदि चर्चा करें तो देखिए जलोढ़ पंख बनते हैं और एक पंखाकार आकृति में जल जो है उस निक्षेप को जमा कर देता है, वो जलोढ़ पंख कहलाता है। एक है जलोढ़ शंकु, शंकु के आकार में मलबे को जमा कर देती है नदी, वो जलोढ़ शंकु कहलाता है। बालू का तट या पुलिन, देखिए नदी बहुत लंबे समय तक एक स्थान से बहती रहती है और फिर कुछ स्थान थोड़ा फैलाव का आ जाता है, तो या कठोर चट्टान एकदम से कहीं आ गई और नदी मुड़ा ले गई, तो ऐसे जगह पर वह अपना मलबा जमा करती रहती है, रेत जमा करती रहती है, कण जमा करती रहती है, वहाँ बालों का तट बन जाते हैं और पानी भर जाता है उन तटों पर और नदी तो वहाँ से घुमाव ले जाती है। फिर पानी बगल में बदलता रहता है, अपनी बहाव का दशा बदलता रहता है और वहाँ बालू का रेत का तटबंध बन जाता है, मेड़ बन जाती है और एक झील नुमा बन जाती है, पुलिन कहलाता है। प्राकृतिक तटबंध भी ऐसे ही होते हैं, वो बड़े आकृति के होते हैं, जो बड़े आकार में जल राशि इकट्ठा कर देती है, झील नुमा बना देती है उस रेत से और फिर वो प्राकृतिक तटबंध बन जाते हैं। बाढ़ का मैदान, बाढ़ का मैदान जब विशाल बाढ़ आती है नदी में और मैदानी भागों में फैल जाती है, तो वहाँ वह अपने मलबे को जमा कर देती है, क्योंकि पानी का फैलाव हो जाता है, उसमें वेग कम हो जाता है, शक्ति कम रह जाती है, तो वो विशाल क्षेत्र में फैल जाता है और फिर वहाँ विशाल मैदान बन जाता है रेत का, वो बाढ़ के मैदान होते हैं। इसके अलावा डेल्टा, विभिन्न प्रकार के डेल्टा नदियाँ बनाती है, विश्व की कुछ नदियाँ हैं, प्रमुख नदियाँ हैं जो डेल्टा बनाती है, वो वहाँ की प्राकृतिक चट्टानों धरातलीय स्थिति, भौगोलिक स्थिति के अनुकूल डेल्टा बनाती हैं। हमारे यहाँ भी गंगा नदी के डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा बहुत फेमस डेल्टा है। ये कुछ नदीय क्षेत्रों में बनती हैं ऐसी आकृतियाँ, इनको आप देख सकते हैं। देखिए ये नदी का डेल्टा है, नील नदी का डेल्टा, आप समझ सकते हैं इस डायग्राम से। हाथ के आकार की होती है, हाथ के आकार में चलती है, पंजानुमा फिर फैल जाती है नदी उस क्षेत्र में जाके, किसी क्षेत्र में जाके, और फिर वो अलग अलग जो है धाराओं में बहती है, कई धाराएं बना लेती है और वह मलबा जमा करती रहती है और विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ बनती रहती है और फिर वे सभी सरिताएँ, उसकी शाखाएँ आगे जाके किसी जल राशि में विलीन हो जाती है, पर उस क्षेत्र में वो डेल्टा का निर्माण करती है। ये प्रमुख कार्य हैं नदी जल के, बहते हुए जल के, जो बहता हुआ जल बनाता है। अपर्दन और परिवहन और निक्षेप, तीनों क्रियाएं जो है नदी के द्वारा संचालित होती है और इन तीनों की अपनी अपनी अलग अलग आकृतियाँ बनती हैं, अलग अलग आकृति बनती है। ये महत्वपूर्ण आपका टॉपिक है जिसे हम पूर्ण कर दिया है। अगले कालांश में अगला टॉपिक हम लेंगे, आपका अगला अध्याय लेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्ते, जय हिंद।